भारत के इतिहास में दो लोग हैं जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ, न्याय नहीं कर पाए। वो चर्चा से उभर के आ रहा है सावरकर जी और बोस। तो सर, सावरकर एंड बोस, इनके साथ क्या क्या अन्याय हुए? सावरकर जी का तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं अभी पिक्चर के माध्यम से कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोस का मैंने सुना है कि आज़ादी के बाद भी उनके परिवार पे सर्वेलेंस रखा गया। तो हम अन्याय करते गए, सरकारें अन्याय करती गई। और यदि आज देश का युवा पूछे कि फादर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्या सावरकर हो सकते थे या बोस हो सकते थे, तो इस बड़े विषय पे सर मैं आप दोनों से इनपुट लेना चाहता हूं। सर, शुरुआत आपसे सिख साहब। देखिए, मैं जो आपने शुरुआती सवाल पूछा था, नेशन जी, राष्ट्र और देश जी, तो जिनका नाम लिया, औरबिंदो, रास बिहारी बोस, स्वामी विवेकानंद, ये सब राष्ट्र के लिए जूझ रहे थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट 1920 एंड प्री 1920। सावरकर साहब ने वो राष्ट्र के लिए जूझ रहे थे, और ये जो 1920 वाले जो लोग थे ना, उनको देश चाहिए था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ तो आएगा, बिकॉज डोमिनियन स्टेटस मिल ही रहा था। तो ये सब देश वाले थे, ठीक है ना। और ये सब कैलकुलेट कर रहे थे कि पोस्ट जैसे ही ये मिलता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये उसमें हम क्या बनेंगे, ठीक है ना। 37 में तो मिनिस्ट्री भी बनाई इन्होंने, ठीक है ना। 37 के इलेक्शंस में साहब, आपने जब एक बार अंग्रेज़ों के साथ के नीचे मिनिस्ट्री बना ली तो फिर कौन सा स्ट्रगल। और आप अगर देखें, यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स 1920, 10 साल के बाद 10 साल तक कुछ नहीं। 1930 डांडी मार्च, एक आध महीना, ठीक है, 2 महीना। 1930 के बाद सीधे 1942। 42 में क्या हुआ था? आपने जब एक एजिटेशन डिक्लेयर कर दिया तो सभी को तितर बितर होना जाना चाहिए था। अंडरग्राउंड सारे कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठे होके बोले, भैया हम यहाँ पे हैं बॉम्बे में, अरेस्ट कर लो हमको। सब अरेस्ट हो गए, और तब तक नहीं निकले जब तक कि द्वितीय महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ। और इस बीच में द ओनली मैन हु वाज स्ट्रगलिंग, हु वाज फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये नेवल म्यूटनी और ये इसका सुभाष चंद्र, दे आर नॉट अनरिलेटेड। आपको मैं बताता हूँ इसका है। एक तो सबसे पहली बात कि नेताजी की 60,000 की फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, जिसमें 26,000 लोग मारे गए थे। कोई जानता नहीं ये बात। अगर आप पूरा कैलकुलेट कर लेना अभी तक के जो हमारे वॉर्स हुए, 26,000 पीपल गॉट किल्ड। और आप कभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप जाओ, हाईएस्ट कैजुअलिटी, हाईएस्ट, हाफ द फोर्स वाज डेसिमेटेड। तो ये जब प्रिजनर बना के जो लाए जा रहे थे, तो ये इंडियन नेवल शिप्स पे लाए, उस समय ब्रिटिश नेवी का, वो जहाज से इनको जब म्यांमार से इनको लाया जा रहा था, रंगून से, नाउ यांगॉन, उस समय जो इंडियन सेलर्स थे, दे गॉट इन्फेक्टेड बाय दीज प्रिजनर्स। इन्फेक्टेड मीन्स बाय नेशनलिज्म। और उन्होंने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम हम करते हैं। सो दैट इज़ द सैक्रिफाइस। और उसी के कारण तब इन्होंने कहा कि अब हम इस कंट्री में को नहीं रूल कर सकते, क्योंकि हमारा जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो था वो वही चला गया। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये तो जाते थे, कोई आगा खान जेल में रहता, आगा खान पैलेस वाज अ जेल, ठीक है ना। गांधी जी, ये नेहरू साहब, वो जेल में जाते थे, वो पूछा जाता था उनसे, ब्रेकफास्ट में सर क्या खाएंगे और वो क्या खाएंगे, कौन कौन से अखबार लेंगे आप, और वो बैठे फादर्स, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, ठीक है ना। सावरकर साहब को he was permitted to write 1 letter in a year, ठीक है। तो इनको इस बात से तकलीफ था कि ऐसा ना हो कि इन लोगों का जो सैक्रिफाइस है वो कहीं हमारे उस पे जो हम जो बेच रहे हैं ये पूरा,
कि दे बिना खड़क बिना ढाल की, ऐसा ना हो कि वो उसके ऊपर में ट्रायम्फ कर गए। साहब अगर हम और आप एक साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े हैं, कुछ भी हो, आप उस आदमी को विलेन बनाएंगे? कतई नहीं। हैं? और ये 2 दिन का छोकरा, ये he has the gumption to question the valor and sacrifice of Savarkar, and people like Manishankar Iyer 62 की लड़ाई में क्या कर रहे थे आप पता लगा लीजिएगा। क्या चीन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये ब्रिटेन में? ये जितने थे दे ऑल वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है ना, वहाँ इन लोगों ने वो लॉ की डिग्री हासिल की, ठीक है, और उसके बाद से ये फिर वो कहे ना वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाले मोड में आ गए, ठीक है। और उसमें से जो नेशनलिस्ट लोग थे जैसे सरदार पटेल वगैरह को, उनको तो साइडलाइन कर दिया। थैंक गॉड, आई मीन मोदी साहब हैज़ रिसरेक्टेड हिम, थैंक गॉड। सर मेरा एक प्रश्न और था नेताजी बोस को लेके। मैंने कहीं सुना था कि ऐसा भी हुआ आज़ादी के दौरान कि नेताजी की आर्मी में जो शहीद हुए उनको तो उन्होंने रेडिकल कह दिया, और अंग्रेज जो हमको मार रहे थे, कुटाई कर रहे थे, उनको पेंशन दे रहे आज़ादी के बाद भी। क्या ये आई मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। मैं तो फौज में था ना, तो मेरे स्कूल से, आई एम फ्रॉम RIMC देहरादून, ठीक है ना, पहले उसको प्रिंस ऑफ वेल्सेस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहते थे। आवर contribution was stupendous as far as INA is concerned. इनके आपके जनरल भगत, जिनको पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला, उनके भाई, he was sword of honor from Indian Military Academy, he joined INA, ठीक है ना। मोहिते का नाम सुने होंगे आप, he joined INA. इनायतुल्लाह हसन, he joined INA. वो आपके हमारे पटना के कर्नल महबूब अहमद थे, बाद में वो डिप्लोमेटिक, और ही जॉइंड आइन। इन लोग का कहीं फोटो नहीं। क्या नहीं, इन लोगों ने नमक हरामी की। ये कल्चर इंडियन आर्मी में चलाया गया, इसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। और वहीं पर ये 1792 की बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, आप कंपैरिजन कीजिएगा इसके, कि सिंधिया और अंग्रेजों में लड़ाई ठन गई, ठीक है ना, वॉर क्लाउड्स वर देयर। अब सिंधिया की फौज में जर्मन्स भी थे, इटालियंस भी थे, ब्रिटिश भी थे, ठीक है ना, और उसका कमांडर जो था वो अंग्रेज था। ये सारे के सारे जो ये वाइट स्किन वाले थे, वो उन्होंने वो छोड़ दिया, भाग गए फौज से। और उसमें से एक ने अपनी मदर को लिखा कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम गोरे होते हुए गोरे का खून लेंगे, ठीक है ना। जो उनका कमांडर था उन सबको गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट दिया, अपने ही लोगों के सेना से जो डिजर्ट कर गए थे, जो दे हैड क्रॉस ये, उसमें से आपका ये नालायक भी था जिसके नाम से ये सेंट जेम्स चर्च है, जेम्स स्किनर इसका नाम था। ही ऑल्सो क्रॉस्ड ओवर। तो आप दोनों आप देख लीजिए, जो अंग्रेज था वो ही वॉज वेरी क्लियर कि वेर उसका लॉयल्टी कहाँ है। इस हद तक आपकी लॉयल्टी को सबवर्ट किया गया था। दिस इज वॉट सुभाष चंद्र बोस डिड। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, वो किस्सा 1803 में हुआ था जो आप बता रहे वही 17 माजी शिंदे, हाँ, वो उसे समवेयर अराउंड दैट पीरियड। तो उसमें मैंने ये सुना है कि एक बजाबता एक मीटिंग हुई थी सावरकर साहब और सुभाष चंद्र बोस 1940 में हुई थी। हाँ, और दो उसमें मीटिंग हुई, एक 38 में और एक 40 में। जी, और उन्होंने उस समय एक प्लान बनाया था कि मैक्सिमम लोगों को भेजो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बोला कि इसी में से तुम अपना INA बनाना। सावरकर ने ही उनको एडवाइस दी थी, एडवाइस दिया था कि भाई आप नेताजी, आप कहाँ ये जेल जाने का काम करो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, आप तो
एक अलग टाइप के व्यक्ति हो, क्रांतिकारी व्यक्ति हो, आप भारत छोड़ दीजिए, जो हमारे सोल्जर्स जो वहाँ पे जो पकड़े जाएंगे, जो ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी एक अलग आर्मी बनाइए और उनके थ्रू आप POW POW को, क्योंकि हुआ क्या था ना उस समय तक कि हिंदूज को इतना डिसआर्म कर दिया गया था, आपको पोस्ट 1857। हाँ ऐसा डिसआर्म कर दिया गया था कि दैट फॉरगॉटन टू फाइट। तो ये उन्होंने कहा कि दिस इज द ओनली वे कि इन लोगों में थोड़ा वो है, और वही हुआ। 35 में आया ना आर्म्स एक्ट, जी। तो हथियार ले लिए गए। सो आई एम दिशा- सॉरी टू बी डेविल्स एडवोकेट, अब हार्ड क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, बोस एंड सावरकर। उदय दादा, फादर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आपने अपनी किताब में सावरकर जी को माना है, कुछ रीजंस हमें बताइए ताकि हम कन्विंस हो पाए उस चीज़ पे, क्योंकि हमने पुस्तक पढ़ी नहीं है, ये मान के चले हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन मुसलमान का जो अंडरस्टैंडिंग था सावरकर का, वो नेताजी से थोड़ा अच्छा था, ऐसा एविडेंस मिलता है अपने को। जैसे कि मुसलमानों को संतोषने के लिए, कट्टरवादी मुसलमानों को, वंदे मातरम को कर्टेल किया गया है। कौन वंदे मातरम को कर्टेल किया गया था? कांग्रेस की मीटिंग उसे नहीं, कांग्रेस ने वंदे मातरम को कर्टेल कर दिया कि भाई मुसलमान कहते हैं कि ये तो मूर्ति पूजा है, इसके लिए हम इसको सिर्फ 2 स्टांजा गाएंगे, बाकी का नहीं गाएंगे। ठीक है, वो जो कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर जिन्होंने डिसीजन लिया उसमें नेहरू जी भी थे और नेताजी भी थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 38 की जो मीटिंग थी उसमें थोड़े डिफरेंसेस थे उनके बीच में मुसलमानों को, लेकिन 40 के अंदर जब दूसरी बार मीटिंग हुई वो डिफरेंसेस बिल्कुल मिट चुके थे। क्योंकि जब तक रश बिहारी बोस जो हैं वो जापान हिंदू महासभा है उसके प्रमुख बन चुके थे और वो नेताजी के बिल्कुल डायरेक्ट टच में थे। तो नेताजी के मन में जो भ्रम था, देखिए अगर कोई अनअलॉयड पेट्रियोटिक व्यक्ति था मुसलमानों में तो उसको तो सावरकर भी उसको डिसऑन नहीं करते थे, और उस बात में नेताजी ठीक थे उसके अंदर। लेकिन थोड़ा नेताजी को जो भ्रम था वो मेरे ख्याल से जब 1938 के अंदर रश बिहारी बोस जब प्रेसिडेंट बने जापान हिंदू महासभा के, उस बाद में उनके मन में से वो जो भ्रम था वो दूर हो गया, ऐसा मेरा मानना है। एंड देयर वाज यूनानिमिटी बिटवीन सावरकर एंड नेताजी इन 1940 इन द सेकंड मीटिंग, ऐसा मेरा अंदाज है। ठीक है ना, तो बस ये डिफरेंस है। बाकी जहाँ तक सवाल बाकी सिद्धांतों का है, और नेताजी ने तो खुद ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। नेताजी का सबसे बड़ी बात ये कि नेताजी तो खुद लड़े ना, खुद जाके। हाँ, तो इस मामले में सावरकर साहब थोड़े वो फिलोसफिकल प्लेन पे थे। उसमें उन्होंने मदरलैंड और फादरलैंड की बात की थी कि कोई भी मुसलमान जो इंडिया को अपना मदरलैंड और या फादरलैंड मानता है वो ठीक है, ही इज़ अ ट्रू इंडियन। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपकी जो आस्था हो किसी फॉरेन लैंड में हो और आपका दिल वहाँ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। सुभाष बोस जो थे वो एक रूट से वो आज़ादी को छीनना चाहते थे। सो ही पोस्टपोन लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, उस उद्देश्य में कि पहले तो इनको मार के भगाओ ना। हाँ, एंड वो सक्सेसफुल हुए भी, वो सक्सेसफुल हो गए। एक्चुअली एक मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई में हार और जीत क्या होती है, इसके लिए हमारा माइंडसेट हमको बदलना होगा। एक मैं ये सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल है, ही मे हैव लॉस्ट in the battlefield or he may not have been successful in the battlefield, लेकिन he won the war. Certainly he Ultimate war. दे दिया certificate। जिसने आजादी दी उसने कहा इस बात को। he won the war। तो ये है कंट्रीब्यूशन सुभाष नेताजी और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने भयंकर अन्याय किया हुआ है, कोई सीमा नहीं है, समझे ना आप। इनको असली सेनानी लोग से बहुत जेलसी था, और इन्होंने, आप क्या सोचते साहब, ये जितने आपके वकील लोग थे और ये पैसे कहाँ से बनाते थे? ये सब जो बार लॉ करके आते थे, किससे पैसे बनाते थे? ये
इन्हीं के खिलाफ मुकदमे लड़के। कभी अंग्रेज के खिलाफ के लिए थोड़ी मुकदमे लड़ते थे। ये सारे पैसे इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स, अंग्रेजों का खिलाफ जो केस होता था ना, ये मोतीलाल नेहरू एंड ऑल, ये सारे उनसे ये कमाए हुए पैसे थे, हिंदुस्तानियों से कमाए हुए पैसे थे वो। सर तो मुझे जो समझ आया मोटा मोटी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हमको जो किताबों में पढ़ाया गया है वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे लगभग, और जो भारत माता के सपूत स्वतंत्रता के मतवाले उन सबको हमने ट्रेचरस, परफिडियस या उग्रवादी कह के नकार दिया। और एक वस्तु के आईएनए के माध्यम से जो लड़े उनको तो हमने कभी सैनिक नहीं माना स्वतंत्रता के बाद, ना पगार ना पेंशन ना उनको वो ओहदा मिला। लेकिन अंग्रेजों के जो सैनिक थे जो भारत में रह के हमारे पे अत्याचार कर रहे थे उनको आज़ादी के पश्चात भी हम लोगों ने पेंशनें बांटी, लगभग ये हुआ है। तो सर ये तो देखिए बहुत दुखदायी फ्रॉड है। जो भारत के लिए जो भारत के सैनिक ब्रिटिशर को लड़ रहे थे उनको भी हमें इसे नेगेटिव उसमें नहीं दिखना चाहिए। एक माहौल था, एक समझा जी, उन्होंने हाइफा की लड़ाई में उन्होंने वीरता दिखाई, ऐसा नहीं। तो हमको हिस्ट्री को समझना, उसका अर्थघटन करना एक बहुत ही डेलीकेट टॉपिक है। वी कैन नॉट पास जजमेंट्स ऑफ। एक इसका और कारण था युवराज, गरीबी इतनी हो गई थी उस समय जी। एक तो ये आर्टिफिशियल फैमिन बंगाल में हो गया था, लोग 2 वक्त का खाना खाने के लिए फौज ज्वाइन किए थे, इतनी गरीबी हो गई थी। कम से कम उनको लगा कि चलो इतने दिन खाना, और उनको कोई प्रॉमिस नहीं था उनको, नन ऑफ देम वेर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, वेरी फ्यू ऑफ देम आई वुड से। ये एक और कारण था। मतलब इंडिया को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और एक आपको कहानी बताता हूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। कि ये लोग थोड़े घबराए हुए थे कि कांग्रेस का क्या डिसीजन होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके, ये अपोज करेंगे, क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई बिरला हाउस में, और बिरला हाउस में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने जितने आईबी वाले और ये सीआईडी वाले थे उनको उन्होंने वेटर्स के रूप में उनको इस्तेमाल किया, ऑपरेटिव्स को कुछ ये करके, और वो अपना पूरा चाय पानी सर्व करने वाले वही लोग थे। पूरा मीटिंग का उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपको अपोज करने नहीं जा रहे लोग। सिंह सर, हमने सुना एक बड़े प्रोग्रेसिव मुसलमान हुआ करते थे सर सैयद अहमद खान, उनको सर की उपाधि दी गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक बहुत बड़े जाने माने मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट का उनको तमगा दिया गया। लेकिन कुछ मैंने ये भी सुना है कि वो जिस वंशावली से आते हैं उनके अफगानिस्तान से कनेक्शन थे, वहाँ किसी को वो चिट्ठियाँ लिख के बोल रहे थे कि भारत को हिंदू राज से आज़ाद कराओ। सर आप कुछ बता पाएंगे हमें इस बारे में? नो, ये आप शाह वली लुल्ला की बात कर रहे हैं ना, जो जिसने जी, आप शाह वली की बात कर रहे हो, सैयद अहमद खान की बात कर रहे ये उनका कुछ कनेक्शन है लीनिएज का? ऐसा कोई खास नहीं, Lineage मानते का थे। connection लेकिन है। मैं आपको ये पूरा पीरियड में कुछ बताता दोनों हूँ। अलग अलग वो हैं। ये शाह वली लुल्ला, ठीक है ना, और ये 1760-1761 की बात है। तो यहीं से दिल्ली का आज भी है वो मदरसा जो है, जो कि उनके फादर ने सेटअप किया था यहाँ पे। तो शाह वली लुल्ला ने चिट्ठी लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि उस समय मराठास बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। और इतिहास का एक और चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मुसलमान राज ख़त्म हुआ और अंग्रेज का शुरू हो गया है। नहीं सर, फॉर 80 years द मराठास रूल्ड अ मेजर चंक ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये भी लोग याद करें, ठीक है ना। तो उसने इसको इनवाइट किया था, ठीक है ना, और अहमद शाह अब्दाली वो आया। सर सैयद अहमद खान का क्या था, आप लोग सबको मालूम है कि 2 रिएक्शन हुए थे 1857 के बाद। एक देवबंदी वाला, देवबंदी मूवमेंट, एंड देयर यू नो थोड़ा सा अपना माइंडसेट को हम लोग को बदलना पड़ेगा कि व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर देवबंदी मूवमेंट।
उन्होंने कहा कि 1857 में हम जिहाद में असफल इसलिए हुए क्योंकि हमने वातावरण से, यहाँ हिंदुस्तानी वातावरण से समझौता कर लिया था। हमारे लोग जो है वही हिंदू रीति रिवाज, अपने पूर्वजों के रीति रिवाज को फॉलो करने लगे थे, पूजा अर्चना करने लगे। और ये सब जो ये शाह वलीउल्लाह और उसके बाद के भी जो लोग थे, जिसका ये सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है ना, जो बालाकोट वाला, ये सब लोग कहीं ना कहीं जाके सऊदी अरेबिया, उस समय सऊदी अरेबिया नहीं था, ये मक्का में जाके वहाबिज़म से बहुत इन्फ्लुएंस, अब्दुल वहाब से ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो एक तो इसका ये रिएक्शन हुआ देवबंदी वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद देवबंदी से बरेलवी, अहले हदीस, ये वो, और ये सारे के सारे आपके हिंदुस्तान में हैं। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जिहाद इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स। आपके पाकिस्तान में कौन से ग्रुप सक्रिय हैं? देवबंदी है, बरेलवी है, ठीक है ना। ये कहाँ से है? सब यहीं से तो जा रहे हैं, पूरी आइडियोलॉजी यहीं से जा रही है। जमायत इस्लामी बांग्लादेश, जमायत इस्लामी इंडिया, जमायत इस्लामी पाकिस्तान, क्या है डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो ये तो सैयद अहमद वाला था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये देवबंदी रास्ता नहीं, हम अंग्रेजी वाला रास्ता लेंगे। ऑब्जेक्टिव सेम है, रास्ते अलग है। अंग्रेज वाला रास्ता लेंगे। सफिस्टिकेटेड टाई पहन के, इमरान खान टाइप का, क्रिकेट विकेट सब खेलेंगे, वो सब करेंगे, ठीक है ना। शराब सब हाँ, वो क्या, वो टी शर्ट पहनता था, बिग बॉयज प्ले एट नाइट है, टू वेयर दैट। तो वो एक रास्ता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव एज ही सेइंग वाज द सेम। सो दैट इज द डिफरेंस। सो डोंट गेट फूल्ड बाय यू नो सम ऑफ दीज पाकिस्तानीज। आज के आर्मी चीफ का क्या है वहाँ पर, ये है, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता है, लेकिन वो है ना, उसका कहते हैं हाफिज है भाई, हाफिज है, मतलब कुरान इनको कंठस्थ याद है। सो दैट इज दिस थिंग। उदय सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका बड़ा प्रिय विषय है, यदि मैं कहूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका पंचिंग बैग है बॉलीवुड। तो सर, आपको हमसे, अर्थात युवा पीढ़ी से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप बॉलीवुड के खिलाफ लग गए और सिंगल हैंडेडली बैशिंग करने लग गए? हम ये ना देखें, वो ना देखें, ये मॉरल पुलिसिंग है, ये क्या है? आप सेव नेशन सेव कल्चर, मुझे कंसेप्ट बताइए, कहाँ बॉलीवुड आपके आड़े आ रहा है बीच में? बॉलीवुड बैचिंग नहीं है, दिस इज बैचिंग ऑफ पीपल हु आर सर्विंग सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट। बॉलीवुड में जो अच्छी पिक्चर बना रहे हैं उसका बैचिंग नहीं कर रहे। तो कैन यू प्लीज एलाबोरेट? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो कंटेंट आ रहा है OTT, सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो थोड़ा बहुत बॉलीवुड में आ गया उसमें। वो क्या आ रहा है, खास करके जो अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर पोर्नोग्राफी की साइट्स भी आ गई उसके अंदर, वो आ रहा है, बहुत ही खराब कंटेंट आ रहा है। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर और भाभी का व्यभिचार। एक फिल्म में सभी लिमिट क्रॉस कर दी। एक पुरुष के घर में जिसका व्यभिचारी संबंध अपनी दादी से है, अपनी सौतेली माँ से है, अपनी चचेरी बहन से और अपनी भाभी से है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, जो मेरी संस्था है, उसने तय किया है कि जो लोग इस टाइप की फिल्म परोस रहे हैं, वो देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो रेप को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति कर रहे हैं। हमने 8 स्टडीज इकट्ठा की हैं जो प्रूव कर देती हैं कि रेपिस्ट का मेन इंस्टिगेटर इज कंटेंट। मैं आपको 3 दाखले दूंगा, 4 दाखले दूंगा रादर। अभी गए 1.5 महीने के अंदर 2 किस्से ऐसे हैं जहाँ भाई ने अपने बहन पे रेप किया, एक में मार दिया और एक में प्रेग्नेंट हो गई बहन। दूसरा किस्सा है जहाँ एक 10 साल का लड़का, 8 साल का लड़का, दोनों लड़कों ने 5 साल की लड़की पे रेप किया। और तीसरा एग्जाम्पल है, एक प्रिंसिपल है जिसने अपनी 6 विद्यार्थिनियों पे रेप किया। चारों का जवाब एक ही है कि हमारे ये फ़ोन पे आता था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। टेड बंडी, द बिगेस्ट रेपिस्ट किलर ऑफ अमेरिका इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका,
1989 में उसको फ्लोरिडा जेल में मौत की सज़ा हुई थी, फ्लोरिडा प्रिजन में। उसने एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था मरने के पहले, उसने ये कहा था कि मेरे जैसे रेपिस्ट यहाँ पे भी थे इस प्रिजन के अंदर। मैंने बात की और हम एक ही नतीजे पे पहुँचे कि पोर्नोग्राफी इज़ द मेन इंस्टिगेटर ऑफ एवरी रेपिस्ट। तो सर सेंसर बोर्ड है ना लेकिन भारत में? हाँ, सेंसर बोर्ड OTT और सोशल मीडिया के नहीं। चलो पिक्चरों के लिए तो है। हाँ, तो पिक्चर को अपन कम ब्लेम कर रहे हैं ना, पर पिक्चर भी इसके अंदर है, सपोर्ट के अंदर। रणवीर सिंह एस्टैब्लिश एक्टर है, मेन आदमी है जी। अभी उसने जॉनी सिंस नाम का एक पॉर्न स्टार है, उसके साथ में एक सेक्स पिल की ऐड की। जॉनी सिंस का आप वो खोल लो ट्विटर हैंडल, आप एक पिक्चर नहीं देख पाओगे उसकी, अगर आप सज्जन हो तो, समझे। बॉलीवुड ही सपोर्ट कर रहा है। आपने सनी लियोन को आपने मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया, ठीक है, बॉलीवुड का भी सपोर्ट है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, समझा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो, लॉ ऑफ एथिक्स कोड जी सरकार के द्वारा, जिसमें प्रीएम्बल में ये कहा जाए कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत की संस्कृति और भारत के चरित्र को नहीं किया, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम लोग इस टाइप की फिल्म परोस के कर रहे हो। और वो जो कायदा है उसकी कुछ धाराओं का उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर करता है, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज और एंटी नेशनल एक्टिविटी का चार्ज लगेगा। अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग इज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी, 50-50 साल की सजा है। हमने इसमें कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड मर्यादा तय करेगा सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की, और कुछ धाराओं का उल्लंघन अगर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, एंटी नेशनल एक्टिविटी का चार्ज लगेगा, 4 महीने में ट्रायल होगी, हाँ, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी, कन्विक्ट होता है तो 10 से 20 साल की सज़ा होगी। जो उसने मार्केट में डाला है वो भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो भी वो जेल में जाएगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो 498A डाउरी का जो एक वो है IPC, उसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो आरोपी पे होता है, ऐसा आरोपी पे होगा। दूसरी 2 वैकल्पिक व्यवस्था का डिमांड हमने किया है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने, जिसको क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल पावर हो, जिसका काम ही ये होगा कि ऑडियो विजुअल कंटेंट में गंदगी को, इस टाइप की गंदगी को कैसे रोकना। और सब में जो वैकल्पिक रास्ता हमने बताया जो इमीडिएटली हो सकता है, वो IT एक्ट में एक आप सुधार करें और इस टाइप का मटेरियल जो है गंदगी वाला, अडल्ट मटेरियल जो भी है उसको आप बोलो सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट, वो एक ही ग्रुप में डाल दें, है ना। और उस ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से आप लिंक कर दें, ताकि कौन देख रहा है ये आपको मालूम पड़ेगा। वो मेरा जो एक OTT अपना एक मेरा दोस्त है IT एक्सपर्ट, उसने मुझे कहा है कि मैं ऐसी भी व्यवस्थापन कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट को इन्होंने एक्सेस किया उस वेबसाइट से इनको मैसेज आ जाए SMS कि आपने हमारी वेबसाइट को अभी एक्सेस किया। सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में स्टरिंग हॉर्नेट्स नेस्ट, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का प्रयास किया है और ये बातें कहने में सुनने में बहुत अच्छी एथिकल है सब है, बट एक बड़ा नाम है, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, पद्मश्री एकता कपूर ऑल्ट बालाजी करके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मुझे लगता है यूट्यूब पे ऐड देखे मैंने, सेमी नूड सेमी पॉर्न ही चला रही है, वो बहुत पावरफुल है। क्या वहाँ तक कुछ बात हो पाएगी या केवल बात ही करेंगे हम? नहीं, देखिए हमको एक आदमी के सामने लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक आदमी से, देखिए जहाँ तक पद्मश्री का सवाल है, तीसरा सेडल अवार्ड को भी मिला है पद्मश्री, जो जेल में जाके आ गए। तो पद्मश्री ने कोई गारंटी नहीं है कि वो आदमी गलती करे तो उसको माफ कर देना, आप समझो एक बात। दूसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री को एक अलग लेवल पे ले गए हैं वो। विराट कोहली अगर हिट विकेट करता है तो विराट कोहली गलत बैट्समैन नहीं हो जाता, आप समझो जी, आप समझ रहे इस बात को। हाँ। ये पद्मश्री 90s के अंदर मुझे याद है 3-3, 4-4, 5-5 लाख में बिका है कांग्रेस के ज़माने में, आप समझे। नरेंद्र मोदी ने इसको एक ऐसी ऊंचाई पे ले गए हैं कि जहाँ एक सड़क पे एक सेवा करने वाला आदमी भी सोच सकता है कि मुझे भी पद्मश्री मिल सकता है। तब पर पद्मश्री की बात छोड़ दें अपन, लेकिन एकता कपूर जरूर इसके अंदर एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने गंदगी फैलाने में रोल प्ले किया है। लेकिन एकता कपूर अकेले खूब है, जैसे कि ये अपने उल्लू ऐप है विभू अग्रवाल का,
आप देखो ये- अभी 160 करोड़ का आईपीओ के लिए 700 फिल्म है उसकी, और सब में खतरा ये है कि ओटीटी वाला देख के पैसे कमाने के लिए 700 ऐप फुट निकले हैं। कितने? 700 एप्स हैव एक्सप्लोडेड इन द लास्ट 3 इयर्स, जो वेश्याओं को हायर करते हैं। दिल्ली में उनकी शूटिंग होती है मेरठ के अंदर, मेरठ में स्टूडियो बने हुए फ्लैट्स के अंदर। दूसरा सेंटर उनका मुंबई है, तीसरा चेन्नई है, और वो ट्विटर पे रिलीज करते हैं। आप ट्विटर पे देख सकते हो उनका। अभी सरकार ने जो हमको 3 सफलताएं मिली अभी, सेव भारत फाउंडेशन और जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के दूसरी एक बॉलीवुड की गंदगी को जो एक्सपोज करने में काम जी, करते हैं। जी, जी। संजीव नेवर मेरे दोस्त हैं और मेरे आइडियोलॉजिकल फ्रेंड है। दूसरी एक स्वती गोयल शर्मा है, वो भी हमारी आइडियोलॉजिकल फ्रेंड है ना। तो हमको 3 सफलताएं मिली अभी। एक दूसरी एक संस्था है सच साइबर भारत, उसके अंदर अभय शाह करके एक व्यक्ति है अहमदाबाद के, बहुत ही समर्पित व्यक्ति है, समझा। हमको बड़ी सफलता मिली अभी कि सरकार ने 18 ऐप और 57 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल बैन किए। दूसरा, जो वो सीन जो मैं बता रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति के व्यभिचारी संबंध अपनी दादी, अपनी सौतेली माँ, भाभी और चचेरी बहन से है, वो सीन ओल्ड बालाजी का था। 2020 की सीरीज थी, हमको लास्ट ईयर मालूम पड़ा है कितना ऑलरेडी बिगड़ चुका है। ये तो हम इसमें पढ़े तो हमको मालूम पड़ा। 2020 की फिल्म है ये, ओटीटी, जिसका नाम था 3X वेब सीरीज, उसके अंदर ही आ रहा था, समझा। उसमें हमने कंप्लेंट की, इनका जो सेल्फ कंट्रोल का मैकेनिज्म है उसमें बड़ी मुश्किल से उसमें हमको एक हमारे फेवर में वर्डिक्ट आया, और जज ने ये कहा उसके अंदर, जो जज है उसके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसके अंदर, सेल्फ मैकेनिज्म के सेल्फ ग्रीवेंस सेल के अंदर E.K. सिकरी साहब, वो जजमेंट में उन्होंने हमारे फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन काफ़ी देर के बाद दिया। जब थर्ड टीयर में जाने लगे कंप्लेंट को लेके, तब उन्होंने जजमेंट दिया। लेकिन साथ में लिखा कि मैं जजमेंट आपके फेवर में करता हूँ, लेकिन आपके जजमेंट देने से पहले ही जो प्रोड्यूसर है उसने ये फुटेज को विड्रॉ कर लिया है। वो हमारी दूसरी विक्ट्री थी, एक छोटी विक्ट्री थी। और तीसरा, उल्लू ऐप 160 करोड़ का IPO लेके आ रहा था। हाँ। तो उसका हमने कंप्लेंट डाली, सेबी में डाली, ROC के अंदर डाली, है ना। और विभू ऐप, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो है उनका सेबी को देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, हाँ। उसमें उन्होंने छुपाया है कि किस टाइप का मटेरियल वो, उनका प्रोडक्ट क्या है। तो उसमें एक इंक्वायरी पे स्टार्ट हुई है, उसका क्या प्रोग्रेस है नहीं मालूम। कि एक IT, मिनिस्ट्री ऑफ IT और सेबी ने उन पर इंक्वायरी स्टार्ट की। एक और कोई संस्था है, 3 संस्थाओं ने उस पर, सरकारी संस्थाओं ने उस पर इंक्वायरी स्टार्ट की है। तो ये एक पहल है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि देश ने नेम ली है, प्रतिज्ञा ली है कि हम महान देश बनेंगे 2047 तक, है ना। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2037 के अंदर ही महान देश बन जाएंगे। हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर हम क्या सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? ये हमको एड्रेस करना है। विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन वाइल बिकमिंग अ सुपर पावर? और विश्व गुरु की बात करें तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से अभी बिगड़ रहा है, जैसे कि उल्लू ऐप है, उसके कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ उसके अपलोड, वो डाउनलोड हो चुके हैं। तो कई चीज़ आपकी ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। अभी आपका बच्चा जो है वो सुबह मंदिर में भी जा रहा है, दोपहर में कोई आता है घर पे, उसके पाँव भी पड़ रहा है, बड़ा व्यक्ति आता है घर में, और रात को ये भी देख रहा है। अभी मेरे घर पे एक बहुत बड़े रॉयल फैमिली के व्यक्ति आए थे, वो और महारानी साहब। तो मैंने उनको जब बात करी तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा दाखला दिया। उन्होंने कहा कि महारानी साहब ने कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ और वहाँ एक मेरी दोस्त की बेटी पढ़ती है। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया एक दिन कि महारानी साहब, मेरी बेटी जब सुबह 8 बजे रूम में से बाहर निकलती है, मैंने उसको अलग रूम दिया है, 11 साल की बेटी है, अलग अच्छी तरह पढ़ सके वो, इसके उसको अलग रूम दिया हुआ है। बोले जब वो रूम में से बाहर निकलती है एकदम थकी हुई हालत में होती है। वो मैं उसको रोज़ पूछती हूँ कि भाई तू बेटा तेरे को कुछ बीमारी है? बोले नहीं, मेरे को बीमारी नहीं है। बोले बड़ी सीधी थी, उनकी माँ बड़ी सीधी थी, समझ नहीं पाई क्या गोलमाल है। तो उन्होंने महारानी साहब को फ़ोन किया कि आपके स्कूल में जो मेरी बेटी पढ़ती है वो सुबह निकलती है, बड़ी बीमार दिखती है। तो महारानी साहब मैं क्या करूँ, उसमें आपकी एडवाइस चाहिए मुझे। उन्होंने कहा एक काम करो, इस दिन में स्कूल जाती है, जब पर्दे का एक हिस्सा अंदर जाकर खुला कर दो और देखो को रात को 11:30 के बाद 12 बजे ये क्या करती है। जब वो गई रात को तो वो उसने सिर पे चादर डाल ली थी, लाइट सब बंद कर दी थी, और चादर में से उनको सिर्फ उसकी फ़ोन की लाइट दिखी, मोबाइल फ़ोन की।
तो भी समझ नहीं पाई बेचारी, इतनी सीधी लेडी थी। उसने फिर से फ़ोन किया था सेकंड डे कि ये तो 2 घंटे तक ये दिख रही थी, 2 बजे तक। बोले मेरा जो अनुमान सही है बिल्कुल, ये कुछ गंदा दिख रही है ना। तो अब एक काम करो, आप इसको आप कहोगे नॉक करके दरवाज़ा खोल, क्या दिख रही तो बता दे, तो आपको सही नहीं बताएगी। इससे अच्छा उम्र में छोटी है, इसको समझाओ कि बेटा गलतियाँ होती है जीवन के अंदर, तू मुझे बता क्या दिखती थी। 5 एक महीने ट्राई किया लड़की के साथ, लड़की ने बोला कि रोज़ रात को मैं गंदा दिखती 12 से 2 बजे तक, वो थक जाती हूँ 2 बजे। 2 बजे जब सोती है, सुबह 8 स्कूल जाना उठना पड़ता है, सुबह जब निकलती है वो थकी हुई होती है, समझा। तो ये परिस्थिति बहुत भयंकर गंभीर है। हमारा पूरा अस्तित्व इसके ऊपर टिका हुआ है। जो भी हम प्रगति कर रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देश एक और प्रतिज्ञा ले। रोज इस युग के अंदर, हम जो पूर्ण जागरण का युग है, हम रोज प्रतिज्ञा लेते हैं भाई कि हम देश को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। एक और प्रतिज्ञा हम लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। वी विल बिकम द फर्स्ट सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन। और ये पॉसिबल है अगर आपके लक्ष्य के अंदर अगर सात्विक तत्व है, आगे ले जाने वाले लक्ष्य को जो आगे ले जाने वाले लोग उनमें सात्विक तत्व है, तो उसमें सफलता मिलनी है उस लक्ष्य के अंदर। और दूसरा कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, है ना, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इनको काफ़ी कुल सफलता इसमें प्राप्त हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बंद हो गया वहाँ पे, लेकिन कम आ रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे अभी हमने और किया है। हाँ। हम तो ये सब 2-3 की बात नहीं कर रहे। हाँ। हमने और रिसर्च की, ये सब इस टाइप का परोस रहे। डिग्री में फर्क है बस, और आपके बच्चे रोज देख रहे। मतलब हम देश की बात करते हैं, हम भाई बहन की बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी भारतीय हमारे भाई बहन है, तो हमको संवेदना होनी चाहिए, है ना, वो बात बराबर है। आपका खुद का बच्चा या प्रपोत्र आपका सेफ नहीं है भाई, ये हालत है, समझे। गंभीर परिस्थिति, कोई इसकी बात नहीं कर रहा।